प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री संजय रतन और माननीय सदस्य नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव करेंगे। इसी विषय पर माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, वो भी चर्चा में भाग ले सकते हैं लेकिन एब्सेंट है। तो प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि माननीय कि प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में जो है क्वालिटी शिक्षा तथा सुदृढ़ीकरण स्ट्रेंथनिंग के बारे में सदन विचार करे। इस पर कोई मतदान नहीं होगा और माननीय शिक्षा मंत्री के उत्तर के साथ ही चर्चा समाप्त हो जाएगी। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय सदस्य श्री संजय रतन महोदय से कि वो अपना वक्तव्य इस माननीय सदन में रखें। माननीय सदस्य श्री संजय रतन महोदय। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम 130 के अंतर्गत प्रदेश में शैक्षणिक संस्थाओं में गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा सुदृढ़ीकरण बारे में बोलने के लिए अवसर दिया और मैं चाहता हूं कि यह सदन जो है वो इसके ऊपर विचार करे, क्योंकि आज जरूरत है हिमाचल प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता की और शिक्षा संस्थानों के सुदृढ़ीकरण की। प्रदेश में बहुत से शिक्षा संस्थान खुले हैं और दूर दराज के इलाके में, यहां तक कि जहां बच्चों की संख्या कम है वहां पर भी उनको जो है वो शिक्षा के मंदिर जो है वो खोल कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा ग्रहण करने के बिना ना रह जाए। सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चा जो है वो शिक्षित हो, अच्छी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छा नागरिक बने। बीप कर रहा है आपका मोबाइल, बंद कर लीजिए। एक अच्छा नागरिक बने, ताकि वो अपना भविष्य भी बना सके और एक अच्छा नागरिक बनकर समाज सेवा भी कर सके। और हमारा अगर समाज जो है वो शिक्षित होगा तो हमारा प्रदेश, हमारा देश तरक्की करेगा और हम विकास में भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये देखा गया है कि हमने शिक्षा संस्थान तो खोल दिए हैं, मगर उन शिक्षा संस्थानों में वो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं जो कि एक अच्छा शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए चाहिए। बच्चे हमारे अच्छे वातावरण में शिक्षा ग्रहण करें, सारी मूलभूत सुविधाएं उनको शिक्षा के मंदिर में मिलें, इसके लिए काम करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे आज भी कई शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जहां पर जो है वो बच्चों के बैठने के लिए अच्छे भवन नहीं है और आज भी हमारे बच्चे जो हैं वो कई शिक्षा संस्थानों में जो है वो टाट पे बैठ रहे हैं, टाट पट्टी पे बैठते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे शिक्षा संस्थान खोल दिए गए हैं। पिछली सरकार ने जाते जाते बहुत से शिक्षा संस्थान खोले। मेरा आज प्रश्न भी लगा हुआ था और उसका उत्तर भी आया है। और इससे पहले भी जब मैंने इस प्रश्न को उठाया तो यहां पर जो है मुझे जो रिप्लाई दिया गया उसमें सैकड़ों स्कूल खोले गए, लेकिन उन स्कूलों को चलाने के लिए हमारे पास कमरा नहीं है, भवन नहीं है, स्कूलों में ग्राउंड नहीं है। पढ़ाई ही एक स्कूल में जाकर बच्चा जो है वो नहीं करता, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो बच्चे की स्कूल में होती है। तो स्कूलों में, उन शिक्षा संस्थानों में
चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो तकनीकी शिक्षा संस्थान है, चाहे वो हमारे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनमें वो सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए जो उन बच्चों को जो है वो वहां पे उनकी जरूरत होती है। और आज बहुत से हमारे ऐसे संस्थान हैं जिनमें इन सारी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बहुत से स्कूलों को मेरा एक प्रश्न लगा था और मैंने पूछा था कि गत 3 वर्षों में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में कितने स्कूलों के भवन जो है वो बन रहे हैं। तो प्रश्न का उत्तर तो यह दिया गया कि कोई भी भवन नहीं बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे वहां पे कई ऐसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं जिनका काम 2017 में चला, 16 में चला, 15 में चला, लेकिन आज तक वो भवन जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो कंप्लीट इसलिए नहीं हुए, उनमें बकायदा पैसा था, काम चल रहा था, लेकिन पिछली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन कामों को रोक दिया। मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल महादेव, सीनियर सेकेंडरी स्कूल थिल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बारीकला, सीनियर सेकेंडरी स्कूल ढाटी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीड़ी, बटावा, नालियां, इन सारे स्कूलों के भवन जो हैं उनकी कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया राजनीतिक आधार पर। अगर इनके भवन बन जाते तो बच्चे जो हैं वो अच्छे भवनों में बैठते और उनमें जो है वो टाट पट्टी भी खत्म हो जाती और उनको जो है वो डेस्क भी प्रोवाइड किए जाते, तो उनको सारी मूलभूत सुविधाएं जो है उन बच्चों को मिल जाती। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाना चाहता हूं और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर महोदय के ध्यान में भी लाना चाहता हूं। शिक्षा विभाग का बहुत सा पैसा पीडब्ल्यूडी विभाग के पास पड़ा हुआ है, लेकिन काम जो है वो बड़ा स्लो चलता है। टेंडर तो हो जाता है, लेकिन एक स्कूल के भवन को बनने के लिए कम से कम भी 5 से 10 साल लग जाते हैं। अगर इसका टाइम लिमिट फिक्स कर दिया जाए कि एक स्कूल का भवन 5 कमरों का भवन बनता है, 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर वो भवन जो है वो बनाकर जो है वो बच्चों को समर्पित कर दिया जाए, तो अच्छे भवन में बैठने का मौका मिलेगा। मैंने राजकीय महाविद्यालय खुंडिया पिछली मर्तबा जब हम विधायक थे तो उस तत्कालीन मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी से जंगर क्षेत्र में खुंडिया महाविद्यालय खुलवाया और 5 करोड़ रुपया उन्होंने उसी वक्त जो है उस भवन के लिए सैंक्शन कर दिया। और वो भवन जो है उसमें छोटा मोटा काम रह गया था। 2017 में वो कंप्लीट हो गया, लेकिन 2020 तक उसको जो है वो लटका दिया गया। उसका पोर्च नहीं बना, उस पोर्च की वजह से उसकी एंट्री नहीं हुई और वो जो है वो कॉलेज जो है वो वहां पे शिफ्ट नहीं किया गया। तो इस तरीके के कई ऐसे भवन हैं जो अभी भी अधूरे पड़े हैं। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं और माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूं कि उन भवनों को जल्दी से जल्दी पूरा करके जो है वो बच्चों को समर्पित किया जाए और उस पर जरूर आप टाइम बाउंड काम करवाएं। उनको, ठेकेदार को भी और विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए जाएं कि जब भी किसी स्कूल के भवन का, कॉलेज के भवन का टेंडर होता है तो उसको एक निश्चित समय के अंदर जो है वो पूरा किया जाए। अदरवाइज उन ठेकेदारों के ऊपर पेनल्टी लगाई जाए। अगर काम नहीं करते हैं तो पेनल्टी लगाई जाए या उसको जो है वो क्लोज करके किसी और ठेकेदार को दे दिया जाए, ताकि बच्चों को जो है उस सुविधा से जो है वो महरूम ना रहना पड़े। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है वो इसके सुदृढ़ीकरण की, स्टाफ मुहैया कराना। हमारे बहुत से शिक्षा संस्थान ऐसे हैं जिनमें स्टाफ की कमी रहती है, टीचर्स नहीं होते। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खुंडिया और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मछी, दोनों में पिछले 5 साल में जो है वो बहुत स्टाफ की कमी रही। यहां तक कि मछीन डिग्री कॉलेज में तो केवल मात्र एक एक्टिंग प्रिंसिपल थे, वही इंग्लिश पढ़ा रहे, वही हिंदी पढ़ा रहे, वही सोशियोलॉजी पढ़ा रहे। 5-6 सब्जेक्ट्स जो उसमें कॉलेज में दिए गए थे, एक ही टीचर जो है वो उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा। खुंडिया में भी साइंस क्लासेस चलती थी, साइंस के बच्चे थे, लेकिन 5 साल तक जो है वो वहां पे साइंस पढ़ाने वाले प्राध्यापक नहीं थे और बच्चे जो है वो दूसरे कॉलेजेस में वहां से शिफ्ट हुए।
तो हम लोग अगर स्टाफ अगर मुहैया करवा देते तो हमारे दूर दराज क्षेत्र के बच्चों को जो है वो घर द्वार पे शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलता। तो मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से ये कहना चाहता हूं कि कॉलेजेस में और स्कूलों में स्टाफ जो है वो मुहैया करवाया जाए। और कई ऐसे स्कूलों में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फिजिकल एजुकेशन के टीचर हैं, ड्राइंग टीचर हैं, शास्त्री हैं। ये टीचर्स तो बहुत से स्कूलों में जो है वो इनके पद जो है वो खाली पड़े। आप बैच वाइज रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन बैच वाइज रिक्रूटमेंट आपकी जो है वो कब होती है? एक व्यक्ति जो है वो 20 साल पहले कोई डिप्लोमा लेता है, 30 साल पहले डिप्लोमा लेता है, बीएड करता है, ड्राइंग टीचर का डिप्लोमा लेता है, फिजिकल एजुकेशन का डिप्लोमा लेता है, लेकिन उसको बैच वाइज नौकरी जो है वो 30 साल के बाद मिलती है। तब तक वो नाना बन गया होता है, दादा बन गया होता है, वो तो पोते और दोतों को खिलाने का काम करता है। जब उसको नौकरी मिलती है, मेरे चुनाव क्षेत्र में 2-3 टीचर्स ऐसे लगे 56 साल की उम्र में, उनको बैच वाइज नौकरी मिली। क्या पढ़ाएंगे वो लोग? तो अगर बैच वाइज भी नौकरी आपने देनी है तो उसका भी एक टाइम होना चाहिए। और कई मामले ऐसे हैं जो छोटी छोटी बात के लिए कोर्ट में चले जाते हैं, और हमारे अधिकारी जो है वो कोर्ट की आड़ में जो है वो रिक्रूटमेंट जो है वो बंद कर देते हैं। इसके ऊपर भी गौर करने की आवश्यकता है। कोर्ट में अगर मामले चले गए हैं तो उसका भी कोई वे आउट निकालना चाहिए, और रिक्रूटमेंट जो है वो टाइम से होनी चाहिए, ताकि बच्चों को जो है वो टीचर्स जो है वो मिलें। आप स्कूलों में वर्दी देते हैं, बुक्स देते हैं, सालों साल वर्दी का टेंडर नहीं होता है, और टेंडर होता है तो उसकी सप्लाई नहीं होती है। जब बच्चे पास आउट होकर चले जाते हैं तो पीछे से पेरेंट्स को फोन आता है कि आपके बच्चे की वर्दी जो है वो फलाने सन की आई हुई है। अभी हमारी सरकारों ने लैपटॉप देने की बात की। लैपटॉप भी 2-2, 3-3 साल के बाद मिलते हैं। जब बच्चा +2 पास आउट होके चला जाता है, वो कॉलेज भी पास आउट कर जाता है, तो उसको जो है लैपटॉप दिया जाता है। ये सारी चीजें जो है वो समयबद्ध होनी चाहिए। अगर किसी को मेरिट के आधार पे आपने लैपटॉप देना है तो उसके भी एक निश्चित समय होना चाहिए कि 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर जो है वो लैपटॉप दिया जाएगा। वर्दी भी जब सेशन हमारा स्टार्ट होता है उससे पहले उसका टेंडर होना चाहिए, और उस वर्दी को उस बच्चे को जो है जैसे स्कूल का सेशन स्टार्ट होता है उसमें जो है वो वर्दी मुहैया करवा देनी चाहिए। बुक्स जो है वो सेशन स्टार्ट होने के ऊपर जो है वो मुहैया करवा देनी चाहिए। सिलेबस, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि सिलेबस की, हमारा सिलेबस कुछ और है, सीबीएसई का सिलेबस कुछ और है, और हमारे बच्चे जब कंपटीशन के लिए जाते हैं तो वो वहां पर जो है वो compete नहीं कर पाते। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से ये निवेदन करूंगा कि कोशिश करें कि हमारा सिलेबस और सीबीएसई का सिलेबस जो है वो एक जैसा हो, एट पार हो, ताकि बच्चा अगर हिमाचल का पढ़ा हुआ ऑल इंडिया लेवल पे कोई टेस्ट दे रहा है, नीट का टेस्ट दे रहा है, या कोई दूसरा क्लैट का टेस्ट दे रहा है, या किसी और कंपटीशन का टेस्ट दे रहा है, तो उसको जो है वहां पे दिक्कत ना आए। सिलेबस उसका एक जैसा होगा तो बच्चा जो है वो हमारा compete कर सकता है। एक सजेशन मैं और देना चाहता हूं कि हमारे स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस भी होनी चाहिए। अब जमाना जो है वो हाईटेक हो चुका है, और अभी भी हमारे स्कूलों में जो है वो स्मार्ट क्लासेस नहीं है। जितने हमारे टीचर्स हैं, स्मार्ट क्लासेस भी होनी चाहिए, और टीचर्स के रिफ्रेशर्स कोर्सेज भी होने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि बैच वाइज रिक्रूटमेंट जो है वो 30 साल के बाद जो है, एक बीएड धारक जो कैंडिडेट है 30 साल पहले उसने बीएड की, बड़ी मुश्किल से वो जोर लगा के, रट्टा लगा के टेट क्वालिफाई कर दिया, और टेट क्वालिफाई करने के बाद जो है उसको नौकरी तो मिल गई, पर उसको बेसिक्स जो है वो भूल चुका है। तो इनके रिफ्रेशर्स कोर्सेज भी, अपॉइंटमेंट होने के बाद इनके रिफ्रेशर्स कोर्सेज भी होने चाहिए। और चौथा, ये जो आजकल एक नया चल पड़ा है कि जेबीटी का है, या जो हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट कैडर के टीचर्स होते थे, अब आरएंडपी रूल चेंज करके जो है वो इनको जो है स्टेट कैडर कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति जो है वो जेबीटी पास जो है वो हिमाचल प्रदेश के किसी भी जिले में जो है वो काउंसलिंग में जा रहा है, और नौकरी उसको वहां मिल रही है, उसके बाद वो ट्रांसफर के लिए दौड़ रहा है कि अब मेरे को नौकरी जो है लाहौल स्पीति में मिल गई है, और मेरी जो वापस जो ट्रांसफर जो है वो कांगड़ा में। तो जो डिस्ट्रिक्ट कैडर की पोस्टें थी, जो जैसे डिस्ट्रिक्ट कैडर में चल रही थी, आरएनपी रूल्स को वहीं पर रखा जाए और डिस्ट्रिक्ट कैडर में ही रखा जाए, ताकि जो लोकल लोग हैं
क्योंकि अगर चंबा का आदमी सिरमौर में नौकरी करने चला जाएगा तो वो वापस अपने घर जाना चाहता है। पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है और विभाग के ऊपर भी, अधिकारियों के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि हमें जो है वो वापस वहां पे करें। जो स्टेट कैडर है, जैसे स्कूल लेक्चरर्स का है, कॉलेज लेक्चरर्स का है या टीजीटी का है, जो स्टेट कैडर है उसको स्टेट कैडर रहने दिया जाए, जो डिस्ट्रिक्ट कैडर है उसको डिस्ट्रिक्ट कैडर रहने दिया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या जो है वो आजकल जो है वो देखने में आ रही है। और रिक्रूटमेंट जो है टीचर्स की, ये भी टाइम बाउंड होनी चाहिए, चाहे वो कमीशन से है, चाहे वो बैच वाइज है। ये रिक्रूटमेंट जो है वो ये भी जो है टाइम बाउंड होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी समस्या और स्कूलों में देखने को मिली है जिसके कारण सुदृढ़ नहीं हो रहे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा हो गई। ये जो पीटीए आपने स्कूलों में बनाई है, पीटीए का चुनाव तो ऐसे होता है जैसे ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव हो रहा है, जैसे विधायक का चुनाव हो रहा है। और जब पीटीए का प्रधान बनता है तो इतना ढोल पीटा जाता है, इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं स्कूल के बाहर जैसे कोई विधायक बन गया हो, जैसे कोई एमपी बन गया हो। और पीटीए की इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस हो गई। पीटीए तो बनाया जाता है कि टीचर्स का और अभिभावकों का समन्वय, एक दूसरे के साथ कॉर्डियल रिलेशन हो, ताकि बच्चों की जो समस्या है उसको अध्यापकों के पास रखा जाए और अध्यापक जो है वो पेरेंट्स के साथ मिलकर उन बच्चों की समस्याओं का समाधान करें। पर वहां पे पीटीए के जो लोग हैं, जो पीटीए के प्रधान बनते हैं, वो लोग जाके टीचर्स को इंटरफेयर करते हैं, टीचर्स की वर्किंग में इंटरफेयर करते हैं। यहां तक कि हाजिरी के रजिस्टरों के ऊपर भी रिमार्क्स दे देते हैं वो, कि कौन सा टीचर जो है वो कितने बजे स्कूल में आया, कितने बजे जो है स्कूल से बाहर गया। उससे जो है वो टीचर्स जो है वो काम करने में थोड़ा सा गुरेज करते हैं और वो पॉलिटिकल एंगल से उस चीज को लेते हैं। और यहां तक देखा गया है कि कई पीटीए के प्रधान जो हैं, जिनका कोई बच्चा नहीं पढ़ता, वो भी पीटीए के प्रधान है। वो पॉलिटिकली देख लेते हैं कि आज कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के लोगों को इनिशिएट करके जो है वो पीटीए का ऑफिस बेरर बना देते हैं। जब बीजेपी की सरकार होती है तो बीजेपी के लोगों को बना देते हैं। तो एक पॉलिटिकल अखाड़ा जो है वो स्कूलों के अंदर बनाया जाता है। तो इस पे भी गौर करने की बात है कि पीटीए का जो चुनाव है, एक तो वो साल में जरूर हो, दूसरा जो बच्चा, जिसका बच्चा नहीं पढ़ता है वो पीटीए का पदाधिकारी ना बने। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि पीटीए का चुनाव साल में होना चाहिए। और जिसका बच्चा नहीं पढ़ता, मैं अभी एक कॉलेज में गया था, उस कॉलेज में जब मैं फंक्शन में गया और मेरे साथ पीटीए के प्रधान जी बैठे, तो मैंने पूछा कि आपकी बेटी तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती है, आप तो वहां भी पीटीए के प्रधान है, आप कॉलेज में भी पीटीए के प्रधान है। बोले मेरी भांजी पढ़ती थी पिछले साल, लेकिन वो बीजेपी का लीडर था, इसलिए बीजेपी की सरकार में उसको पीटीए प्रधान कॉलेज में भी बना दिया और स्कूल में भी बना दिया। तो ऐसे लोगों को जो है वो पीटीए में जो है वो शामिल ना किया जाए। जिसका बच्चा पढ़ता है उसी को पीटीए का अध्यक्ष बनाया जाए, पदाधिकारी बनाया जाए, और पीटीए का चुनाव जो है वो सालाना जो है वो किया जाए। इससे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो स्कूलों में कम होगी और स्कूलों में जो है गुणवत्ता जो है वो आएगी पढ़ाई में। सबसे बड़ी समस्या माननीय शिक्षा मंत्री महोदय मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में दाखिला कम क्यों हो रहा है, इसके ऊपर कभी आपने गौर किया? सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में दाखिला कम होता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है, बच्चे वहां से निकलकर जो है वो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट स्कूलों में ले जा रहे हैं। क्यों ले जा रहे हैं? वो इसलिए नहीं ले जा रहे हैं कि वो वहां पे इंग्लिश सीख लेंगे या वेल ड्रेसअप होके जाएंगे या गाड़ी उनको घर से ले जाएगी। वो इसलिए जा रहे हैं कि हमारे स्कूलों के टीचर्स जो हैं वो पढ़ाई कम और दूसरी ड्यूटीज ज्यादा देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। जब भी आप स्कूल में जाएंगे तो हमारा टीचर्स जो है वो स्कूल में मिलेगा नहीं, वो तो राशन के डिपो पे मिड डे मील का राशन लाने के लिए गया हुआ है। वो तो जो है वो सीमेंट लेने के लिए सिविल सप्लाई के डिपो में गया हुआ है, कंस्ट्रक्शन करवाते हैं रूम में। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है, ये जो मिड डे मील का काम है, या दूसरे जो काम अध्यापकों को जो एक्स्ट्रा ड्यूटी, अब चुनाव के, अभी मैं कल नहीं देख रहा, कल मेरे पास 150 टीचर की लिस्ट जो है वो आ गई, टीचर्स की ड्यूटी लग गई, इलेक्शन ड्यूटी, वोट बनेंगे जी, और आधे से ज्यादा मेरे पास आ गई जी हमारी ड्यूटी आप ऑफ करवा दो। तो टीचर्स जो है वो जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज देते हैं, इन ड्यूटीज को अगर आप जो है उनसे ले लेंगे तो हमारे बच्चों की तादाद सरकारी स्कूलों में बढ़ जाएगी। प्राइवेट स्कूल में टीचर्स जो है सिर्फ पढ़ाई का काम करते हैं, ना वो मिड डे मील का काम करते हैं, ना वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ना वो दूसरी ड्यूटी देते हैं।
नेशनल ड्यूटीज भी नहीं देते हैं, चाहे वो चुनाव की ड्यूटी है, चाहे वो किसी और प्रकार की ड्यूटी। यहां पे सेंसिस चलेगी तो टीचर्स की ड्यूटी, वोटिंग चलेगी तो टीचर्स की ड्यूटी, पंचायत के इलेक्शन की चलेगी तो ड्यूटी टीचर्स की, मिड डे मील की चलेगी तो, एमएलए की चलेगी तो, एमपी की चलेगी तो टीचर्स जो है वो हमारे जो है वो मैक्सिमम टीचर्स जो है वो ड्यूटी पर रहते हैं। और कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो इन ड्यूटीज देने में बड़े खुश रहते हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। मैं कई ऐसे अध्यापकों को भी जानता हूं, हालांकि मेरे परिवार से बहुत से अध्यापक हैं, ऐसा नहीं हो कि मैं अध्यापकों के विरुद्ध हूं, मेरे तो परिवार में सबसे ज्यादा अध्यापक हैं, लेकिन कुछ अध्यापकों को मैं जानता हूं जिन्होंने आज तक क्लास नहीं लगाई, लेकिन वो स्टेट अवार्डी हैं, नेशनल अवार्डी हैं। उनको नेशनल अवार्ड किस चीज के लिए मिला? पढ़ाई के लिए थोड़ा नहीं मिला कि उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और बच्चे जो मेरिट में आए, इसलिए नहीं मिला उनको इसलिए मिला कि उन्होंने स्कूल में 2 कमरे बनाए, उन्होंने नेताओं की चमचागिरी की। हमारे जैसे नेताओं से वो रिकमेंडेशन लेटर ले जाते हैं कि बहुत अच्छा काम करते हैं। वो काम क्या किया? उन्होंने स्कूल की बिल्डिंग के साथ एक कमरा अटैच करवाया, उन्होंने जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट की, इसलिए उनको जो है वो नेशनल अवार्ड मिल जाता। मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जब आप ये मेरिट बनाते हैं अवार्ड देने के लिए, चाहे नेशनल अवार्ड के लिए रिकमेंड करते हैं, चाहे स्टेट अवार्ड के लिए रिकमेंड करते हैं, उनकी बैकग्राउंड देखो, उनका इतिहास देखो, उनका रिजल्ट देखो, उनकी क्वालिफिकेशन देखो, ना कि उनके द्वारा जो एक्स्ट्रा काम किए गए उनको ध्यान में रखे कि उन्होंने कितने कमरे बना दिए स्कूल में, कितने वो बुक डिपो जो धर्मशाला में बोर्ड का है वहां से वो किताबें लेने में गए, कितने उन्होंने सेमिनार अटेंड किए। उनसे ये पूछो कि उन्होंने साल में क्लासें कितनी लगाई, कितने बच्चे उनके जो है मेरिट होल्डर हैं। मैं एक ऐसे अध्यापक को जानता हूं, अभी मेरे वो प्राइमरी स्कूल में नेशनल अवार्डी है, लेकिन उन महानुभाव से ये पूछो कि आपने क्लास लगाई, कभी क्लास नहीं। फोटो खिंचवाते हैं वो, कभी एसडीएम के पास जाएंगे, कभी डीसी के पास जाएंगे कि फलाने अवार्डी ने स्कूल के बच्चों के लिए, जबकि स्कूल में कंट्रीब्यूशन 0 है उनकी। और अगर हम उनको ट्रांसफर कर देंगे कि आपकी जरूरत इस स्कूल में नहीं है दूसरे स्कूल में, तो वो कोई ना कोई प्रेशर डाल के हमारे ऊपर बैठ जाएंगे कि जी हमारी ट्रांसफर जो है कैंसिल होनी चाहिए, हमने तो इस स्कूल की वजह से नेशनल अवार्ड ले लिया, हमने तो जस्ट स्टेट अवार्ड ले लिया। तो इनके ऊपर भी अंकुश लगना चाहिए। ये अवार्ड शिवार्ड जो है मेरिट के आधार पे होने चाहिए। जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको जो है वो अवार्ड जो है वो मिलने चाहिए। और ये जो नेशनल ड्यूटीज हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, आपके हाई स्कूल्स हैं, आप मिनिस्टर स्टाफ को बढ़ा दीजिए। हर हाई स्कूल में क्लर्क दो, हर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में असिस्टेंट दो, सुपरडेंट दो, उनसे मिड डे मील की ड्यूटी लो, उनसे कागजी कार्रवाई करवाओ। और जो टीचर्स हैं वहां पे, जो लेक्चरर्स हैं, जो टीजीटी है, उनको बोलो कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे सुबह से शाम तक। मैं कहना चाहता हूं, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर्स ये दूसरी ड्यूटियां नहीं देते थे। 5 साल में एक आधी बार कहीं चुनाव के समय में अगर उनकी ड्यूटी लग जाती थी तो उस ड्यूटी को देते थे। पर ये मिड डे मील, कंस्ट्रक्शन के काम वो नहीं करते। वो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते थे। सुबह 8 बजे स्कूल, जबकि स्कूल 10 बजे लगता था, 8 से 10 भी हमें पढ़ाते थे। वो शाम को स्कूल बंद होने के बाद भी पढ़ाते थे। आज आप किसी भी स्कूल के बच्चे को ले लो, उसको जो है वो पहाड़े पूछो, आप किसी बच्चे को नहीं आते पहाड़े। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, गुणा करते हैं, फिर बताएंगे। हमें तो डेली वहां पे पूरी की पूरी क्लास को खड़ा करके पहाड़े याद करवाए जाते थे। तब मैथमेटिक्स में इंटेलिजेंट होते थे बच्चे। जितने हमारी उम्र के लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं, सबने पहाड़े याद किए हुए। पर ये जो बच्चे ऊपर बैठे हैं, पूछो इनको पहाड़े, किसी को पहाड़े नहीं आएंगे। ये कैलकुलेट करेंगे। मैं एक बार चंडीगढ़ गया और मैंने एक बच्चे को पूछा कि बेटा ये जो घर है, फलाना नंबर घर कहाँ है। उस बच्चे को पता नहीं लगा। मैंने गाड़ी आगे कर दी तो उसके साथ जो दूसरा बच्चा था वो मेरे को बोलता, अंकल आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो मैंने वो नंबर, हिंदी का नंबर इंग्लिश में बोला तो उस बच्चे ने बोला ये सामने बगल में एक कोठी है। तो आज हमारे बच्चों का जो ग्राफ है पढ़ाई का, वो बहुत गिर गया हुआ। इसमें जो है वो सुधार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। और मैं ये पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि 1900 स्कूलों का हमारा जो रिजल्ट है 100% रहा। ये लिखा हुआ है 22-23 में 1900 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों, उच्च विद्यालयों का वार्षिक रिजल्ट जो है वो 100%। जब आपने फेल ही कोई नहीं करना तो 100% ही आना।
एग्जाम तो होता ही नहीं है, ग्रेडिंग करते हैं। आप एग्जाम लो, 5वीं का एग्जाम लो बोर्ड का, 8वीं का बोर्ड का एग्जाम लो, 10वीं का बोर्ड का एग्जाम लो, +1 का लो, +2 का लो। बच्चे को डर होना चाहिए कि हमारा एग्जाम होगा साल के बाद। जब आप एग्जाम नहीं लेंगे और उसकी असेसमेंट के आधार पे आप जो है वो नंबर देके, उसकी ग्रेडिंग देके पास कर देंगे, तो आपका रिजल्ट 100% रहेगा। और जब 100% रिजल्ट आएगा तो बच्चों को पढ़ाई के बारे में पता नहीं होगा। कई ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं, आज जॉब के लिए आते हैं कि जी हमें नौकरी लगवा दो, लेकिन एप्लीकेशन लिखने नहीं आती उन बच्चों को। ये दुर्भाग्य है कि हम किस ओर चल रहे हैं, हमारी शिक्षा का स्तर कहां चल रहा है। कई बार हम गलतियां निकालते हैं, मैं कई बार सुधारता हूं उनको, कई बार बोलता हूं कि भैया यार आपने ये चीज गलत लिखी है, तो बच्चे शर्म के मारे हमारे सामने एप्लीकेशन भी नहीं लिखते, बोलते हैं अंकल लिख के आते हैं, बाद में लिख के आते हैं। कितना समय लेंगे? और तो इन चीजों को सुधारने की आज आवश्यकता है, इन चीजों को सुधारने की आवश्यकता है। सबसे बड़ी अगर आप सुधार करेंगे, अगर आप ये मिड डे मील और दूसरी जो एक्टिविटीज जो टीचर्स से लेते हैं, इसको अगर आप ये कर देंगे, ट्रांसफर भी तभी होते हैं ना, ट्रांसफर का भी माननीय मंत्री महोदय तभी प्रेशर पड़ता है। जो अच्छे टीचर्स हैं उनको कोई भी भेजना नहीं चाहता। अच्छे टीचर्स, जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, वो चाहे जिस मर्जी एफिलिएशन से हो, जो मर्जी उनकी एफिलिएशन हो, उनको कोई भी व्यक्ति अपने गांव से नहीं भेजना चाहता, अपने स्कूल से नहीं भेजना चाहता, कोई बच्चा नहीं भेजना चाहता, कोई पेरेंट्स नहीं भेजना चाहता। वो चाहते हैं कि ये हमारे गांव में टीचर रहेगा तो हमारे बच्चे जो है वो अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सबसे जरूरी आज के समय में हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स में इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स में टीचर सिर्फ पढ़ाई करते हैं, कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करते। और जो हमारी मैनेजमेंट होती है, एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, ये जो प्राइवेट स्कूलों को हम जो एफिलिएशन दे देते हैं, 2-2 कमरे में स्कूल चले, इसके ऊपर भी अंकुश होना चाहिए। जिस स्कूल के पास सारी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उसको जो है वो एफिलिएशन नहीं देनी चाहिए। अच्छा ग्राउंड होना चाहिए, अच्छा भवन होना चाहिए, अच्छी दूसरी सुविधाएं होनी चाहिए। एक कमरे में स्कूल जाओ, वो तो कोचिंग सेंटर है, वो स्कूल थोड़े नहीं है, वो तो कोचिंग सेंटर है। आज अगर आप हिमाचल प्रदेश का सर्वे करवाएंगे, आज हो क्या रहा है, जो हमारे टीचर्स हैं उनकी वाइफ को नौकरी नहीं मिल रही है, वो खुद कंपटीशन देके आ गए या बैच वाइज आ गए, वाइफ को नौकरी नहीं मिल रही है। 70% आज की डेट में हिमाचल प्रदेश में स्कूल उनके चल रहे हैं जो हस्बैंड टीचर सरकारी में लगा हुआ है और वाइफ के नाम उसने स्कूल खोल रखा है। ऐसे स्कूल चल रहे हैं और बच्चे सरकारी स्कूल से निकालकर उनको जो है वो वहां भेजा जाता है। लेकिन हमें इससे गुरेज नहीं है, स्कूल खुलना चाहिए। कंपटीशन होगा तो प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में कंपटीशन होगा तो अच्छी प्रोडक्ट हमारी निकलेगी, लेकिन उनमें वो सारी मूलभूत सुविधाएं तो होनी चाहिए। 2-2 कमरों में स्कूल चलाए हुए, तो उसके ऊपर भी जो है वो अंकुश लगना चाहिए, 2-2 कमरों के ऊपर। और एक सबसे बड़ी जो हमारा स्कूलों में तादाद कम हो रही है, उससे नौकरियों में भी तादाद, आप एक घोषणा कर दो कि जितने भी टीचर हैं वो सरकारी स्कूल में अपने बच्चे पढ़ाएंगे, हम 1 इंक्रीमेंट देंगे उनको एक्स्ट्रा। देखो भला सवेरे आपके सारे के सारे स्कूल भर जाएंगे, तमाम स्कूल आपके भर जाएंगे। आज प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं सरकारी टीचरों के, लेकिन अगर आप ये घोषणा कर देंगे कि हम सरकारी स्कूल में जो टीचर्स अपने बच्चे पढ़ाएंगे, बाकी मुलाजमों को छोड़ दो सरकार के, सिर्फ यही घोषणा कर दो कि सरकारी स्कूल में जो टीचर अपना बच्चा पढ़ाएगा उसको 1 इंक्रीमेंट फालतू देंगे, आपके सरकारी स्कूलों की तादाद जो है वो डबल हो जाएगी, कल सवेरे डबल हो जाएगी 1 इंक्रीमेंट के चक्कर में, और आपके स्कूल अच्छे चलेंगे। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, जिससे हम अपने जो शिक्षा संस्थान है उनको सुदृढ़ भी कर सकते हैं, कंक्लूड प्लीज। उनको सुदृढ़ भी कर सकते हैं और गुणवत्ता भी ला सकते हैं। गुणवत्ता भी तभी आएगी जब हमारे पास जो है वो मूलभूत सुविधाएं होंगी। बच्चा टाट पे बैठ रहा है, आपने स्मार्ट क्लास में बिठाया हुआ है। अगर स्मार्ट क्लास में बैठा है बच्चा, तो बच्चा जो है वो डेस्क पे बैठना चाहिए, उसके आगे लैपटॉप भी होना चाहिए। यहाँ कई ऐसे हम लोग भी हैं जिनको आज की डेट में भी लैपटॉप में देखना पड़ता है कि कौन सा पेज कैसे निकलेगा, क्योंकि हमारे टाइम में ये चीजें नहीं थी। तो अगर आज हम बच्चों को इन चीजों से महरूम रखेंगे, इनसे वंचित रखेंगे, तो कल इन बच्चों का भी यही हाल होगा। ये ठीक है कि मोबाइल जो है वो आ गया, अभी कोविड के चक्कर में मैक्सिमम एजुकेशन जो है वो बच्चों ने मोबाइल पे ली है, तो बच्चों को मोबाइल, आज छोटे छोटे बच्चे जो है मोबाइल चलाते हैं और हमसे बेहतर चलाते हैं, क्योंकि उनकी जनरेशन के लिए ये अच्छी चीज है। हमारे लिए, हम लोग जो है वो पुराने लोग हैं, हम लोगों के समय में ये चीजें नहीं होती थी। तो जो आज के समय में जो नई तकनीक है उसके बारे में हमें जो है वो बच्चों को ज्ञान देना चाहिए, और वो सारी मूलभूत सुविधाएं हमें अपने शिक्षा संस्थानों में
देकर जो है वो अपने शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़ भी करना चाहिए और हम जो है वो गुणवत्ता भी ला सकते हैं। तो मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा सबसे बड़ा आप लोगों से, माननीय मंत्री महोदय, आपसे ये निवेदन है कि आप स्कूलों में ये जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज हैं इसको मिनिस्ट्री स्टाफ को दे दो। टीचर्स से मत काम लो। टीचर्स को बोलो कि सिर्फ आप पढ़ाएंगे और सिर्फ पढ़ाएंगे। अगर आप ये काम कर देंगे तो इतिहास में आपका नाम भी हो जाएगा और हमारे सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता भी बढ़ जाएगी। तो मैं यही आपके ध्यान में चीजें लाना चाहता हूं। और जो एक सबसे बड़ी और है, जो एक बार कोई इंस्टीट्यूट जो है वो किसी गलत काम में फंस जाता है, जैसे माननीय सदस्य महोदय ने भी कल एक चिट दिया था, कई डिग्रियां फर्जी बिक रही हैं, चाहे यूनिवर्सिटी की हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की हैं, चाहे स्कूलों की हैं। कई लोगों ने जो है वो यूपी बिहार से डिग्रियां लाई हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट जो इन चीजों में इंडल्ज हो जाते हैं, जिनके ऊपर कोई आक्षेप आ जाता है, इनको दोबारा एफिलेट नहीं करना चाहिए। ये मिलजुल के जो है वो एफिलेशन जो है वो ले लेते हैं, बहाल करवा लेते हैं और बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद करते हैं। तो ये कुछ चीजें जो हैं वो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि आप इन पे गौर करेंगे और गौर करके आप हिमाचल प्रदेश में शिक्षा को गुणवत्ता लाएंगे और शिक्षा के साथ साथ आप जो है वो हमारे सरकारी इंस्टीट्यूशन जो हैं उनका सुदृढ़ीकरण भी करेंगे। और जब इन चीजों पे हम गौर करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छी समाज सेवा करेंगे और अच्छे अपने पैरों के ऊपर खड़ा होकर अपना जीवन भी निर्वाह करेंगे। तो ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं माननीय सदन की बैठक जो है, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।